अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा ग्राफ थ्योरी का चौथा लेक्चर है। आज ग्राफ थ्योरी के इस लेक्चर में हम ग्राफ थ्योरी के सब ग्राफ्स और कुछ ग्राफ की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ग्राफ थ्योरी में, आज सब ग्राफ्स पे जाने से पहले हम देखेंगे हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें आ रहा है कि रिमूवल ऑफ अ वर्टेक्स और एन एज। ठीक है, कि किसी भी ग्राफ में से एक वर्टेक्स या एक एज को अगर हम निकालें तो क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से, इन दोनों की एक एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्टेक्स का रिमूवल करते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ वर्टेक्स। हम एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्राफ लेते हैं जी। इसके अंदर 1 2 3 4 5 वर्टिसेस हैं, v1 v2 v3 v4 v5। फॉर एग्जांपल आपने इसमें से v2 वर्टेक्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो वी हैव टू रिमूव v2। अगर v2 को रिमूव कर देंगे तो v2 के साथ एडजेसेंट जितने भी एजेस हैं, ठीक है, वो भी सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि आपके पास आ जाएगा v1 v3 v4 एंड v5। ठीक है, अब आपने इसको किस तरह से बनाना, किस तरह ग्राफ को, पहले आप v1 से देखें। v1 से आपने v2 पे एक एज जा रहा था, तो क्योंकि v2 नहीं रहा तो v2 वाला एज भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, v1 से v4 पे एक एज जा रहा था, तो v1 से v4 पे अभी भी एक एज मौजूद रहेगा। इसी तरह v1 के दोनों हो गए। अब आप v2 पे आ जाए, v2 आपने रिमूव कर दिया। अब v3 से एक एज जा रहा था v2 पे, अब क्योंकि आपने v2 रिमूव कर दिया तो ये वाला एज भी रिमूव हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप v4 पे आ जाएं। v4 जो है आपका, उससे एक एज जा रहा था v1 पे जो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। एक एज v2 पे जा रहा था वो हमने रिमूव कर दिया। एक एज v5 पे जा रहा है, ये भी ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह v5 पे आपका v2 की तरफ एक एज जा रहा था, क्योंकि हमने v2 को रिमूव कर दिया तो ये v5 वाला एज भी रिमूव हो जाएगा। तो ये अब आपका नया ग्राफ बन गया v1 v3 v4 एंड v5। ठीक है, so if the vertex is removed from a graph then its adjacent या its incident edges will also be removed। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिमूवल ऑफ एन एज। जब हमने किसी एज को रिमूव करना है तो फिर क्या होगा। ठीक है, अब आप वही सेम हम यही वाला ग्राफ लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था। वो आपका ग्राफ था v1 v2 v3 v4 v5। ठीक है, और उसमें कुछ इस तरह से एजेस बने हुए थे, ये आपका ग्राफ था। ठीक है, अब आपने इसमें कोई एज रिमूव करना है, दो एज रिमूव कर लें, एक एज कर लें, तो मतलब जब हमने ऊपर वाला ग्राफ लिया था, ये जो नया ग्राफ बना है ये जी ग्राफ ही है, लेकिन इसमें से v2 माइनस हो गया है। ठीक है, v2 को हमने रिमूव किया हुआ है। तो अब आपका ये जो ग्राफ है इसमें से हम फॉर एग्जाम्पल एक एज v2 और v5 के दरमियान वाला ये एज रिमूव कर देते हैं, और इसी तरह से एक एज हम v2 और v3 वाला भी रिमूव कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, तो अब आप जब एज रिमूव करेंगे तो फिर वर्टेक्स पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एज जो है वो वर्टेक्स के साथ जुड़े हुए हैं ना, तो वर्टेक्स तो रिमूव नहीं होगा। तो ये बन जाएगा v1 v2 v3 v4 एंड v5। हम यहाँ से रिमूव क्या कर रहे हैं, आपके पास ये जो ग्राफ g था, तो हम यहाँ पे ग्राफ g में से एक वर्टेक्स हम v1 v5 को रिमूव कर देते हैं, और इसी तरह से एक हम v2 v3 को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास v1 v5 रिमूव हो जाएगा। v1 v5 तो नहीं था, v2 v5 रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले v1 से शुरू करते हैं। v1 v2 हमने रिमूव नहीं करना, ऐसे ही आ जाएगा। फिर v1 v4 ये भी रिमूव नहीं करना, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर v1 के हो गए, अब v2 पे आ जाएं। v2 v5 और v3 v5 हम रिमूव कर रहे हैं, यानी ये दोनों एजेस हम रिमूव कर रहे हैं, तो v2 से ये दो एजेस नहीं निकलेंगे। ठीक है, बाकी v2 से एक v4 पे निकल रहा है, वो हमने रिमूव नहीं किया, वो हमने ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप v3 पे आ जाएं। v3 से एज v2 की तरफ था, जो हमने यहाँ पे v2 v3 रिमूव कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं v4 पे। v4 से v1 पे जा रहा है, हम ड्रॉ कर चुके हैं। v1 से v2 पे जा रहा है, हम ड्रॉ कर चुके हैं। v4 से v5 पे आ रहा है, ये भी हम ड्रॉ कर देंगे क्योंकि हमने इसको रिमूव नहीं किया। नेक्स्ट v5 है, v5 का एज v2 के साथ था, जो कि यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया था, तो ये आपके पास नया ग्राफ बन गया। ये इसका नाम है g माइनस v2 v3 एंड v2 v5। ठीक है, ये आपके पास रिमूवल ऑफ द एजेस हो गया।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब ग्राफ्स। सब ग्राफ का मतलब है कि आपका जो बड़ा एक मेन ग्राफ दिया जाता है उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, तो हम सब ग्राफ को कह सकते हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मेन ग्राफ, ठीक है। मेन ग्राफ के पार्ट होने का मतलब ये है कि आपका जो मेन ग्राफ था वो उसके वर्टेक्स और एजेस उसके पार्ट्स, ठीक है, वो खुद भी हो सकते हैं या उसके हिस्से भी हो सकते हैं। यानी अपनी तरफ से आपने ना तो कोई नया वर्टेक्स डालना है ना ही कोई नया एज डालना है, जो पहले वाला ग्राफ था उसी के कुछ हिस्से करके हम सब ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। इसकी आप एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में हमारे पास एक ग्राफ है ABCDEF और इसके अंदर ये जो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये आपको मैंने एजेस का हमने नाम रख दिया, ठीक है। इस ग्राफ का नाम हम G रख देते हैं, ठीक है। एक और ग्राफ बनाते हैं ABCDEF और उस ग्राफ में 1 2 और 3, ठीक है। अब आपके पास जो ग्राफ है मेन ये वाला आपका H, इसका नाम H रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और ग्राफ ले लेते हैं ABCD एंड E, ठीक है। इसको नाम H1 का दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं H2 का। और एक और ग्राफ ले लेते हैं ABCED एंड F, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर आप यहाँ पे पहले H1 को देखें, ये जो H1 है ग्राफ, इसके पहले आप वर्टिसेस चेक करें ABCDE एंड F, ये सारे वर्टिसेस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से बस एजेस हमने कम किए हैं। कौन कौन सी एजेस यहाँ पे नहीं लिखे हमने, यहाँ पे ये 4 नहीं लिखा, 6 7 और 5, ठीक है। तो मतलब मेन वही ग्राफ है, उसमें से बस कुछ एजेस कम कर दिए हैं। तो इसका मतलब है ये जो H है ये G का सब ग्राफ है, ठीक है। इसी तरह दोबारा से देखें H2 का जब आप कंपैरिजन करें मेन G के साथ तो फिर वही वाली आ गई कि आपने D और F का वर्टेक्स ही निकाल दिया। जब D और F वाला वर्टेक्स निकाला तो जब कोई वर्टेक्स निकालते हैं तो उसके साथ एडजेसेंट वाले एजेस भी निकल जाते हैं। तो ये ABC इसके एजेस हैं 1 2 1 2, ठीक है। इसी तरह नीचे E आ रहा था, इसका एज 3 था, इसका भी एज 3 आ रहा है, तो ये भी इसी ग्राफ का हिस्सा है, ठीक है। अब एक और ग्राफ देखें H3, इसमें आ रहा है ABCDEF, इसमें वर्टिसेस सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्राफ के वर्टिसेस का नाम देखें, ये 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पे B और E के दरमियान 3 आ रहा था, E और F के दरमियान 5 आ रहा था, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं E और D को, तो यहाँ पे E और D के दरमियान जो एज था उसका नाम 6 था, लेकिन यहाँ पे E और D के दरमियान जो एज है उसका नाम 8 है। तो ये इसका सब ग्राफ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि हमने एक नया एज अपनी तरफ से बाहर से इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो सब ग्राफ बिल्कुल सबसेट की तरह होता है कि जिस तरह आपको जो मेन ग्राफ दिया हुआ है उसी में से उठा के आपने कुछ बनाना है, ठीक है। उस अपनी तरफ से कुछ भी खुद से नहीं डालना अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो H1 एंड H2 आर सब ग्राफ्स ऑफ G। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि G इज सुपर ग्राफ ऑफ, जो बड़ा होता है वो सुपर होता है, सुपर ग्राफ ऑफ H1 एंड H2, ठीक है। ये जो G है ये H1 और H2 का सुपर ग्राफ हो गया, ठीक है। अब आगे हम ग्राफ्स की कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि ग्राफ हमारा किस किस तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले सबसे पहले आपके पास जो ग्राफ की टाइप्स हैं, सब ग्राफ्स की हम टाइप्स देख लेते हैं। तो सब ग्राफ की टाइप में सबसे पहले जो दो तरह के जो सब ग्राफ आते हैं उसमें आपके पास एज डिसजॉइंट सब ग्राफ आता है और इसी तरह वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ आता है। तो एज डिसजॉइंट सब ग्राफ्स का मतलब है कि आपके पास सबसे पहले एक मेन ग्राफ होगा, 2 सब ग्राफ्स, उसके 2 सब ग्राफ ले लेंगे आप। H1, एक का नाम H1 रख लेते हैं और एक का नाम H2 ऑफ अ ग्राफ G R
said to be edge disjoint subgraphs if h1 and h2 does not have any common edge. ठीक है, h1 and h2 does not have any common edge. ठीक है, इनका कोई कॉमन एज ना हो अगर, तो इसमें इसको आप लिखेंगे कैसे, यानी कॉमन एज ना होने का मतलब है कि आप h1 का एज सेट ले लें और इसी तरह h2 का एज सेट ले लें और इनकी इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी आनी चाहिए. ठीक है, हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हम पहले 2 सबग्राफ्स ले लेते हैं. हाँ जी, यहाँ पे आप देखें ये ग्राफ जी है, ए बी सी डी ई एंड एफ. तो इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें हमने यहाँ से दो h1 और h2 इसके 2 सब ग्राफ्स लिए हैं. तो अगर आप पहले तो आप वर्टिसेस चेक कर लें कि कॉमन वर्टिसेस हैं या नहीं. ठीक है, h1 और h2 में कॉमन वर्टिसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कोई कॉमन एज नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अब कॉमन वर्टिसेस को चेक करें तो आपके पास इनमें a b एंड c और e और f ये दोनों में कॉमन है. अगर आप यहाँ पे देखें h2 में से d हमने नहीं लिखा, d वाला वर्टेक्स भी रिमूव हो गया. ठीक है, तो अब हम एजेस की बात करते हैं. ठीक है, एजेस अगर आप देखें कि सबसे पहले आप ए बी में चेक करें, ए और बी के दरमियान एज है, यहाँ नहीं है. बी और सी के दरमियान एज है, यहाँ नहीं है. सी और डी के दरमियान एज है, यहाँ पे डी ही नहीं है, तो फिर डी एफ वाली भी बात नहीं की जा सकती. और नेक्स्ट आपका ई और एफ के दरमियान एज है, इस h2 में नहीं है. और इसी तरह ए और ई के दरमियान एज है जो कि यहाँ पे नहीं है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे h2 में बी और ई के दरमियान एज है जो कि h1 में नहीं था. इसी तरह बी और एफ में था जो कि यहाँ पे नहीं है. इसी तरह सी और ई में एज था, सी और ई में h1 में नहीं है, और सी और एफ में एज था जो कि यहाँ पे भी नहीं है. ठीक है, तो इन दोनों में एज सेट जो है, इन दोनों h1 और h2 के ये दोनों एज सेट जो है वो डिसजॉइंट है, तो इसलिए एज डिसजॉइंट सब ग्राफ बन गया. ठीक है, अब सिमिलरली हम इसी मेन ग्राफ जी का वर्टेक्स डिसजॉइंट की एग्जांपल ले लेते हैं. वर्टेक्स डिसजॉइंट सब ग्राफ का में two subgraphs h1 and h2 of a graph G are said to be vertex disjoint subgraphs. कब होंगे, जब h1 and h2 does not have any common vertex. जैसे पीछे common edge नहीं था तो यहाँ पे common vertex नहीं होना चाहिए. मीन्स के दोनों के vertex set जो है वो empty set आना चाहिए. ठीक है, हमने वही एग्जाम्पल जो पीछे ली थी उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लेते हैं, a b c d e f. तो ये ग्राफ जी है, इसमें से हम एक सेट ले लेते हैं वर्टेक्स का ए बी एंड ई, और दूसरे में हम ले रहे हैं सी डी एंड एफ. पहले आप देखें वर्टेक्स कोई भी कॉमन नहीं है, तो अगर कोई वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा तो एज खुद ब खुद कॉमन नहीं आएंगे. ठीक है, कॉमन क्यों नहीं आएंगे, एज को कॉमन ना आने का है कि हम यहाँ से ए बी और ई ले रहे हैं, बाकी तीनों वर्टेक्स हमने यहाँ से रिमूव कर दिए. अगर तीनों वर्टेक्स रिमूव किए तो उनके एडजेसेंट एजेस भी रिमूव हो जाएंगे, उनके इंसिडेंट्स भी रिमूव हो गए हैं. ठीक है, इसी तरह सी डी और एफ में से ए बी और ई रिमूव हो गया है, तो बाकी यही तीनों बच गए. ठीक है, इसमें भी आपके पास ऑप्शनल है, आप चाहे तो सारे एजेस निकाल दें, चाहे आप इसमें मज़ीद ये वाला एज ना भी डालें. फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला एज निकाल भी देते हैं, तब भी ये वर्टेक्स डिसजॉइंट सेट है, सब ग्राफ है. डी और एफ वाला सब ग्राफ तो है ये, लेकिन वर्टेक्स जॉइंट है ये. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमारी टाइप है स्पैनिंग सब ग्राफ. स्पैनिंग सब ग्राफ का मतलब है कि ऐसा ग्राफ, स्पैनिंग का मतलब कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें तमाम वर्टिसेस इंक्लूड हैं, यानी अ ग्राफ एच ऑफ जी विच कंटेन ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी, यानी सिर्फ एजेस रिमूव किए जाएं, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते. तो मतलब मैं ये जो बार बार एक वर्ड बोल रही हूँ, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, उसके मतलब ये है कि जिस तरह हर सेट खुद अपना सबसेट होता है, इसी तरह हर ग्राफ खुद अपना सब ग्राफ भी होता है. ठीक है, तो आप इसकी एग्जांपल ले लें, ये ग्राफ जी आपके पास है, अगर आप ये खुद भी ले लेंगे तो ये भी एक स्पैनिंग सब ग्राफ बन जाएगा खुद अपना ही. ठीक है, इसी तरह एक आप h1, हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स देखते हैं इसकी कि h1, h2 और h3 ये तीनों सब ग्राफ्स हमने लिए हैं. अगर आप यहाँ पे देखें v1, v2, v3, v4, v5 5 वर्टिसेस हैं, तो h1 में भी 5 वर्टिसेस हैं, लेकिन h2 और h3 में 4 वर्टिसेस हो गए हैं. ठीक है, तो इसमें जो h1 है ये स्पैनिंग सब ग्राफ है, h2 और h3 स्पैनिंग सब ग्राफ्स नहीं हैं. ठीक है, h1 is spanning subgraph of G. ठीक है, and H2 and
H3 आर नॉट स्पैनिंग सब ग्राफ्स। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें से हमने एक वर्टेक्स कम कर दिया, वर्टेक्स V1 दोनों में नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है इंड्यूस्ड सब ग्राफ। इंड्यूस्ड सब ग्राफ मीन्स कि इट इज़ ऑब्टेन, इंड्यूस्ड सब ग्राफ जो है वो ऑब्टेन होता है कि अगर आप अपने, ये बिल्कुल स्पैनिंग सब ग्राफ का ऑपोजिट है, कि अगर आप अपने सब ग्राफ में से कोई एक वर्टेक्स रिमूव कर दें तो वो इंड्यूस्ड सब ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो वर्टेक्स रिमूव हो रहा है तो उस वर्टेक्स से रिलेटेड, वर्टेक्स रिमूव करने का मतलब है कि उससे इंसिडेंट जो उसके साथ जो इंसिडेंट्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे, यानी उसके एजेस भी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब जब हम स्पैनिंग सब ग्राफ की एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक ग्राफ जी है। अब फॉर एग्जांपल इस ग्राफ जी में से आपने एक वर्टेक्स रिमूव करना है। ठीक है, आपने V1 को रिमूव कर दिया। अगर आपने V1 को रिमूव किया तो सिर्फ ये वाला एज रिमूव होना चाहिए, बाकी सारा ग्राफ सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, V3 V4 वाला एज भी रिमूव हो गया, इसलिए ये वाला इट इज़ नॉट एन इंड्यूस्ड सब ग्राफ। ठीक है, H1 इज़ नॉट एन इंड्यूस्ड सब ग्राफ बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड ओनली बाय डिलीटिंग अ वर्टेक्स, डिलीटिंग vertices from 1 or 2 or 3 vertices from मेन ग्राफ। ठीक है, अब आप इसमें देखें V2 V3 V4 V5, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका G के बिल्कुल जैसा है, सिर्फ V1 वाला वर्टेक्स और V1 जो है वो उसका एज, ये दोनों गायब हैं, बाकी सारा सेम है। ठीक है, तो ये आपका इंड्यूस्ड सब ग्राफ है, इट इज़ इंड्यूस्ड फ्रॉम G। ठीक है, तो ये आपके पास इट इज़ नॉट एन इंड्यूस्ड सब ग्राफ एंड इट इज़ इंड्यूस्ड सब ग्राफ। ठीक है, और सब ग्राफ, इंड्यूस सब ग्राफ की डेफिनेशन क्या थी? इंड्यूस सब ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग अ सबसेट ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम जी। ठीक है, जी में से कुछ वर्टिसेस कम कर दें, बाकी जी सेम रहे, तो आपके पास जो नया सब ग्राफ बनता है उसको हम इंड्यूस्ड सब ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम कुछ फेमस ग्राफ्स देखते हैं जो हमने थ्रू आउट, जिनको बाय नेम यहाँ पे देखना, जैसे कुछ सेट्स को बाय नेम रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, रियल नंबर्स। तो इसी तरह कुछ ग्राफ्स हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब हम पहले उन ग्राफ्स को देख लेते हैं कि किस तरह से वो ग्राफ रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। सबसे पहले नल ग्राफ, ही हमने पहले भी पढ़ा था कि एक ऐसा ग्राफ, null graph means के a graph which does not have any edge, it only have vertices is called null graph। और इसको हम n ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्मॉल n है इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट हमने जब n, ये ट्रिवियल ग्राफ भी होता है n1, इसी तरह ये n2 हो गया, इसी तरह से n3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ में हमने पढ़ा था कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स जो है वो हर दूसरे वर्टेक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसमें हर दो वर्टेक्स आपस में एडजेसेंट होते हैं, उसको कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के एन से, एन यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिसेस होता है, जैसा कि के थ्री मीन्स 3 वर्टिसेस का सेट। इसी तरह हम K4 अगर ले लें, ये आपका कंप्लीट, ये K4 है, ये वाला K3 है। ठीक है, K3 एंड K4 आर कंप्लीट ग्राफ्स। और इसके अंदर हमारे पास हर ग्राफ जो है वो दूसरे ग्राफ के साथ जो है वो एडजेसेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ का मतलब होता है कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर ग्राफ, मतलब तमाम वर्टिसेस की डिग्री बराबर हो। ठीक है, तो रेगुलर ग्राफ में अ ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स हैज़ सेम डिग्री। ठीक है, और इसको हम, अगर हर वर्टेक्स की डिग्री r है तो फिर इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ आर रेगुलर ग्राफ।
ठीक है। इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें हर वर्टेक्स जो है वो 2 डिग्री का है, तो ये आपका 2 रेगुलर ग्राफ है, 2 रेगुलर ग्राफ विद 3 वर्टिसेस, ठीक है। 2 रेगुलर ग्राफ हो गया। इसी तरह इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे साइक्लिक ग्राफ सबसे पहले आ जाता है। तो साइक्लिक ग्राफ असल में क्या होता है, इट इज़ अ रेगुलर ग्राफ, सॉरी, साइक्लिक ग्राफ का मतलब यह है कि ये एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ है, या एक ऐसा रेगुलर ग्राफ है, कनेक्टेड होना इसका ज़रूरी है सबसे पहले। कनेक्टेड रेगुलर ग्राफ ऑफ डिग्री 2 ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं c, और यहाँ पे n इसके नंबर ऑफ डिग्रीज आ जाती हैं, जितने डिग्रीज का आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ऊपर बनाया था, ये वाला, ये जो ग्राफ है, ये इसमें हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 है, तो ये आपके पास C3 है, ठीक है। C3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह अगर हम C4 बनाएं तो C4 ये वाला आपका बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह C5 या C6 अगर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये हमने C6 बना लिया, इसमें हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 है, और इसमें टोटल 6 वर्टिसेस हैं, तो ये आपका C6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट सॉरी साइक्लिक ग्राफ कहलाता है, उसको हम CN से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह अगर हम ये जो साइक्लिक रेगुलर ग्राफ है, इसमें अगर आप कोई एक एज रिमूव कर दें, तो जो आपके पास नया ग्राफ बनता है उसको हम पाथ ग्राफ कहते हैं। तो बेसिकली पाथ ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपके पास जो क्लोज्ड नहीं होता, जिसमें साइकिल नहीं बन रहा होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो आपने C4 लिया था, C4 में से आप ये वाला एज जो है वो रिमूव कर दें, तो बाकी आपके पास बचता है ये, ठीक है। इसको हम अगर C4 में 1 2 3 एंड 4 का नाम दें, तो ये 1 2 3 एंड 4 है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, और या इसको अगर हम दोबारा से बनाएं तो इसको आप एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। इसमें अगर हम 1 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 4 पे जा रहे हैं, 4 से 2 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक पाथ ग्राफ हो जाता है। जो पाथ ग्राफ होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे n मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब ये P4 हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक और पाथ ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे C3 बनाया था, तो C3 में आप ये वाला वर्टेक्स जो है, अगर आप इसको ये एज है ये रिमूव कर दें, तो बाकी आपके पास बचता है ये वाला, ठीक है। C3 में रिमूव किया हमने एक एज, तो इसको अगर हम 1 2 और 3 का नाम दें, तो ये बन जाता है 1 2 3। इसको अगर हम दोबारा से ड्रॉ करें तो ये इस तरह से बनेगा, 1 से 2 पे जा रहे हैं और 2 से 3 पे आ रहे हैं, तो ये P3 कहलाएगा, ठीक है। तो पाथ ग्राफ का मतलब है कि एक साइक्लिक ग्राफ, उसमें से आप एक किसी एज को रिमूव कर दें, बाय रिमूविंग वन एज इज कॉल्ड रिमूविंग वन एज फ्रॉम अ साइक्लिक ग्राफ। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन एज फ्रॉम ए साइक्लिक ग्राफ CN, ठीक है। तो CN से आपका PN निकलता है, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आता है व्हील ग्राफ। व्हील ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके पास जो साइक्लिक ग्राफ होता है CN-1, उसके अंदर अगर आप एक नया एज डाल दें तो वो व्हील ग्राफ बन जाता है। व्हील ग्राफ को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, WN। ये आपका कैसे आएगा, आप CN-1 में एडिंग one vertex in CN-1, and that vertex which are we adding, we will join it with all other vertices, ठीक है, and joining it with all other vertices is called wheel graph। और इसकी आप एग्ज़ाम्पल इस तरह से ले लें कि आपके पास अगर CN-1 है, आपने W6 बनाना है अगर, तो W6 कैसे बनेगा, पहले आप C6 लेंगे,
C5 लेंगे, सॉरी उससे एक कम। या आपने ले लिया C5, इसमें आप एक वर्टेक्स ऐड कर लें नया। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें हम सेंटर में भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें एक वर्टेक्स ऐड कर दें और फिर उस वर्टेक्स को तमाम बाकी वर्टिसेस से मिला दें, तो ये अब आपका व्हील ग्राफ बन गया W6। इसको यूँ भी ड्रॉ किया जा सकता है, या आप इसको अगर देखें तो ये आपका पहले 5 वर्टिसेस का ग्राफ था, बाहर वाले के साथ सबको ज्वाइन कर दें तो ये भी आपका व्हील ग्राफ ही कहलाता है, ठीक है। व्हील ग्राफ में आपने क्या करना होता है, व्हील ग्राफ में अब टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस जो है वो n कहलाते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें एक नया वर्टेक्स ऐड करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास पीटरसन ग्राफ आ जाता है। तो पीटरसन ग्राफ असल में एक क्यूबिक ग्राफ होता है। क्यूबिक ग्राफ का मतलब है एक ऐसा ग्राफ जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक शेप है पीटरसन ग्राफ की। तो हम पीटरसन ग्राफ को लिख सकते हैं कि अ ग्राफ with in which each vertex has 3 डिग्री एंड एक तो हर वर्टेक्स की डिग्री 3 होनी चाहिए, तो वो आपके पास आएगा। एंड इट हैज़ 10 वर्टिसेस एंड 15 एजेस। इसकी एजेस और वर्टिसेस जो फिक्स्ड हैं, ठीक है। इसको पीटरसन कहते हैं। और पीटरसन ग्राफ को हम बनाते कैसे हैं, तो पीटरसन ग्राफ में हमारे पास टोटल 10 एजेस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 हम बाहर ले लेते हैं, और इसी तरह 5 हम अंदर ले लेते हैं। ये जो अंदर वाले हैं पहले आप इनको ज्वाइन कर लें, एक स्टार की शेप बनेगी। और इसी तरह जो बाहर वाले हैं उनको आपस में ज्वाइन करके फिर आप अंदर वालों को कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दें। अगर आप यहाँ पे देखें तो हर जो वर्टेक्स बनेगा उसकी डिग्री 3 है। हम इसको देख लेते हैं कैसे 3 है। इसकी देखें 1 2 एंड 3, ठीक है। इसी तरह 1 2 एंड 3, इसी तरह 1 2 एंड 3, ठीक है। हर वर्टेक्स जो है वो ये एक 3 रेगुलर ग्राफ है। इसको हम क्यूब भी बोलते हैं। 3 रेगुलर ग्राफ का मतलब क्यूब होता है, ठीक है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। 3 रेगुलर ग्राफ है और इसमें ये पीटरसन ग्राफ जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक शेप को जो है वो पीटरसन ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेटोनिक ग्राफ्स। प्लेटोनिक ग्राफ्स जो होते हैं ये हमारे पास बेसिकली जो 5 मेन जो 5 बेसिक सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स डायग्राम है, उनसे ग्राफ बनाए जाते हैं। वो 5 बेसिक सॉलिड्स कौन कौन से हैं, टेट्राहेड्रन है, क्यूब है, ऑक्टाहेड्रन है, आइकोसाहेड्रन है, और फिर डोडिकाहेड्रन है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि टेट्राहेड्रन की ये वाली शेप है जैसे प्रिज्म होता है, ठीक है। तो आप इसको ग्राफिकल शेप में जब चेंज करते हैं तो ये कुछ इस तरह का बन जाता है, ठीक है। ये 4 वर्टिसेस से मिलके बनता है। इसी तरह क्यूब आपका शक्ल से पता चल रहा है, क्यूबिक शेप जो होती है वो एक बुक की शेप या एक बॉक्स की शेप जो होती है वो क्यूब होता है। उसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें 8 वर्टिसेस होते हैं टोटल। नेक्स्ट आपका ऑक्टाहेड्रन है। ये वाली जो फिक्स्ड शेप्स हैं इनके नेम्स हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑक्टाहेड्रन से जो ग्राफ बनेगा, ऑक्टाहेड्रन में टोटल 6 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वर्टिसेस से ये बनेगा। तो इसमें मेन आपका जो होता है 6 वर्टिसेस में पहले बाहर एक ट्रायंगल बनती है, फिर एक अंदर छोटी ट्रायंगल बनती है, और फिर हम ये जो बाहर वाली ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ऑपोजिट के, इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका
ऑक्टाहेड्रन बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आइकोसाहेड्रन है। आइकोसाहेड्रन में टोटल 12 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो अब ये 12 वर्टिसेस किस तरह से ड्रॉ करने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। 12 वर्टिसेस में सबसे पहले आप सबसे बाहर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं बड़ी, 1 2 और ये 3। ठीक है, इन वर्टिसेस को ज्वाइन कर लें तो एक ट्राइंगल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद उस ट्राइंगल के बाद एक बिल्कुल सेंटर में एक छोटी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और वो बड़ी वाली के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में एक आप 6 शेप्ड 3 हेक्सागोन ड्रॉ करते हैं, 5 6। ठीक है, और इनको आपस में सबको ज्वाइन कर देंगे। तो आपका ये पहले हेक्सागोन हम कंप्लीट करते हैं। ये हेक्सागोन बन गया। इस हेक्सागोन को आप सबसे पहले अंदर वाली वर्टिसेस से ज्वाइन कर दें जो जो इनके सामने है। और ये इस तरह। ठीक है, ये आपका हेक्सागोन अंदर से हो गया। इसी तरह बाहर वाले को भी आपने इसी तरह ज्वाइन करना है। इसको आपने इधर और इसको इधर, इसी तरह से ये वाला भी। ठीक है, ये आपका आइकोसाहेड्रन है। ठीक है, और ये सारे ग्राफ्स रेगुलर होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि रेगुलर है। ये देखें 1 2 3 4 5, इसमें हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 5 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जब हमने ऊपर ड्रॉ किया था टेट्राहेड्रन तो उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 3 थी। और इसी तरह जब हमने क्यूब ड्रॉ किया था तो हर वर्टेक्स जो है क्यूब में भी डिग्री 3 के साथ होता है। उसके बाद जब आपने ऑक्टाहेड्रन ड्रॉ किया था तो उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 4 थी। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास है डोडेकाहेड्रन। इसके अंदर ये बिल्कुल फुटबॉल की शेप है और फुटबॉल की शेप में आपके पास टोटल 20 वर्टिसेस ड्रॉ होते हैं। तो अब आपने 20 वर्टिसेस कैसे ड्रॉ करने हैं, आप सबसे पहले सबसे बड़ा एक बाहर पेंटागोन ड्रॉ करेंगे, यानी 5 डायग्राम की एक शेप, 5 वर्टिसेस की एक शेप ड्रॉ कर लें। इनको आपस में ज्वाइन कर लें। ये आपका पेंटागन आ गया। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट यही इसी पेंटागन का ऑपोजिट सेंटर में बिल्कुल छोटा सा वो ड्रॉ करना है। ये आपने सेंटर में ड्रॉ कर लिया, इनको भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपने वर्टिसेस ड्रॉ करने हैं। वो किस तरह से करने हैं, पहले तो ये जो बाहर वाले वर्टिसेस हैं 5, इनके साथ साथ एक एक वर्टेक्स ड्रॉ कर दें और इन्हें भी आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, उसके बाद इनके दरमियान में भी एक एक वर्टेक्स ड्रॉ कर लें। ये जो आपने दरमियान वाला पेंटागन बनाया था इसके साथ 3 4 और ये 5, और इन्हें भी आपस में ज्वाइन कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट आपका ये जो बाहर वाले जो वर्टिसेस हैं इनको अंदर वाले वर्टिसेस के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों को ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना देंगे। ठीक है, ट्राइंगल की शेप में इन दोनों को और इसी तरह से इन दोनों को। ठीक है, तो ये आपके पास डोडेकाहेड्रन बन गया। इसके अंदर अगर आप देखें हर वर्टेक्स 1 2 3, हर वर्टेक्स की डिग्री 3 है। 1 2 3, ये मैंने 2 दफ़ा ड्रॉ हो गया। हाँ जी, इसमें देखें हर वर्टेक्स 1 2 3, इसी तरह ये वाला वर्टेक्स 1 2 3, हर वर्टेक्स की इसमें डिग्री 3 है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ स्पेसिफिक डायग्राम्स थी। इसके बाद जब लास्ट टॉपिक है हमारा उसमें हम क्यूब्स की बात करते हैं कि क्यूब्स क्या होता है। क्यूब हमने पहले भी नाम लिया कि क्यूब असल में एक रेगुलर ग्राफ होता है जिसमें हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 3 होती है। ठीक है, अ रेगुलर ग्राफ
इसको हम, और ये जो रेगुलर ग्राफ्स होते हैं ये बाईपार्टाइट भी होते हैं, ठीक है। आ रेगुलर बाईपार्टाइट ग्राफ, यहाँ पे जो रेगुलर, इसको हम 3 रेगुलर भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हर रेगुलर की डिग्री 3 होती है। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्यू के साथ छोटा सा के लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो के है ये नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी वो वाले सीक्वेंसेस जिनकी जो डिग्री है, जहाँ पे 3 रेगुलर बाईपार्टाइट ग्राफ है ये। और इसमें जो ये जो के है ये नंबर ऑफ द वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब क्यूब्स की रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी है। इसके अंदर हम जो वर्टिसेस के नाम रखते हैं वो बाइनरी में रखते हैं, ठीक है। या 0 रखते हैं या 1। फॉर एग्जांपल आपने Q2 की बात करनी है, तो Q2 मीन्स कि आपके पास 2 वर्टिसेस का ग्राफ है, तो आपका एक का नाम 0 हो जाएगा, एक का नाम 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब आप Q3 की बात करते हैं तो Q3 मीन्स के आपके पास जो ग्राफ है उसमें 3 वर्टिसेस हैं। सॉरी, यहाँ पे ये Q1 था, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने एक डायमेंशन देखा है। नेक्स्ट हमारा Q2 हो जाएगा। Q2 में जब हम देखते हैं तो आपके पास 2/2 का ग्राफ बनेगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 4। अब आपने इसके नंबर देने हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। ये आपका Q1, वो Q1 था, ये वाला Q2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह Q3 की बात करते हैं तो Q3 ग्राफ जो है वो क्यूब होता है, जो आपने पीछे बनाया था यहाँ से बनता है। और इससे रिलेटेड हमने देखा था कि प्लेटोनिक ग्राफ इसका जो है वो क्या बना था, Q3 का ग्राफ ये वाला बना था। तो ये बन जाएगा, ये इक्वल है 1 2 3 4, ये ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसके आपने नाम रखने हैं। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है तो हम 3 डायमेंशनल नाम रखेंगे। 0 0 0, उसके बाद आप नेक्स्ट रख लें 0 1 0। पहले हम आखिरी डिजिट से शुरू करते हैं, 0 0 1। अब आप इस 0 0 1 रख लिया आपने, अब आप इस डिजिट को चेंज करेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा 0 1 0 और फिर इसी तरह 0 1 1, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप ये बाहर वाले डिजिट को चेंज कर लें, 1 0 0, और इसके बाद फिर इसी तरह 1 0 1, फिर इसी तरह 1 1 0 और 1 1 1, ठीक है। ये आपके पास जितनी भी डिजिट्स बन सकते हैं 3 बाइनरीज के साथ, तो ये आपके पास ग्राफ्स आ जाएंगे। इसको हम क्यूबिक ग्राफ्स बोलते हैं। अब इन क्यूबिक ग्राफ्स में टोटल जो नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं वो 2⁻k होते हैं। जैसे कि अभी Q1 था, इसको हम QK का नाम देते हैं, तो इसमें 2⁻k यानी 2⁻1 2 वर्टिसेस थे। Q2 में 2⁻2 यानी 4 वर्टिसेस थे। इसी तरह Q3 है ये वाला, यहाँ से Q3 बन रहा है, Q3 में 2⁻3 यानी 8 नंबर ऑफ वर्टिसेस है। इसी तरह जब हम नंबर ऑफ एजेस की बात करते हैं तो Q1 में नंबर ऑफ एजेस k इंटू 2⁻k-1 आएंगे। k यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 - 1 यानी 0। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2⁻0, ये 1 के इक्वल यानी एक एज। इसी तरह इस वाले में k इंटू 2 की पावर k-1, ये बन जाएगा 2 2⁻2 - 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी टोटल 4 एजेस बनेंगे, ठीक है। इसी तरह Q3 में k 2⁻k-1 में 3 पुट कर दें, 3 3⁻3 - 1, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 2 यानी 27, सॉरी 2⁻3 - 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 यानी 3 इंटू 4 यानी 12 एजेस बने हैं इसमें टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब आपने इन ग्राफ्स को, ये जो आपने क्यू वाले ग्राफ बनाए हैं क्यूबिक ग्राफ्स, इनको बाय पार्ट, ये वाले बाय पार्टाइट ग्राफ होते हैं। तो अब आपने इसका पार्ट कैसे करना है, यानी इनको अलहदा कैसे करना है, तो आप इसमें जो वो तमाम ग्राफ्स, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, इसमें आप अगर इस एज को और
इस एज को, यानी हर वो एज जो आपस में एज नहीं रख रहे आप उनको एक ग्राफ में कर दें। 110 का 101 के साथ कोई एज नहीं है, इसी तरह इसका 1010 के साथ कोई एज नहीं है। तो अब इन तीनों को अलग कर लेते हैं, ठीक है। 110, फिर एक रख लेते हैं 101, और फिर तीसरा हमने रखा है 010, ठीक है। बाकी क्या बच रहा है आपके पास, 111, फिर यहाँ से 100, फिर 011, और यहाँ से नीचे इसका भी कोई एज नहीं है। ये जो हमने 2 3 सेलेक्ट किए, चौथा भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 001, ठीक है। और यहाँ से 000, तो ये आपके पास एक पार्ट आ जाएगा, ये दूसरा पार्ट आ जाएगा। अगर आप इनके आपस में एजेस ड्रॉ करके देखें, 110 के एज आ रहा है, 111 के साथ आ रहा है, और 000 के साथ आ रहा है, 000 और 111, ठीक है। इसी तरह तीसरा इसका जो एज आ रहा है, और 100 के साथ भी आ रहा है। इसी तरह अब नेक्स्ट आपका 101, इसने एज बनाना है 111 के साथ, और 101 ने 100 के साथ, और इसी तरह 101 ने 011 के साथ, ठीक है। इसी तरह 010 का जो एज है वो 011, इसी तरह 001, 010 का एज है 000 के साथ, और इसका तीसरा एज है 100 के साथ, ठीक है। इसी तरह 001 है जो इसका जो एज है ये बन रहा है 111, इसके बाद इसका एज बन रहा है 011, और इसी तरह इसका जो एज आगे बन रहा है लास्ट वाला 000, ठीक है। तो ये आपके कम्प्लीटली ये बाई पार्टाइट ग्राफ बन गया है। बाई पार्टाइट में ऊपर इस तरह इस डायरेक्शन में कोई एज नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके पास बाई पार्टाइट ग्राफ जो है वो क्यूब ग्राफ जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसमें नंबर ऑफ़ वर्टिसेस आप याद रखिएगा कि k × 2⁻k−1 होता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइजेस को देखेंगे। आपने इससे रिलेटेड तमाम एक्सरसाइजेस कर लेनी है।